नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपको जैसे कि सबको पता है, आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में हो चुका है और जैसे ही चुनाव जो हमारे होने हैं वो जैसे ही खत्म होंगे और वैसे ही डेटों की घोषणा संभव है कि हो जाए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3 4 5 माह में सारे एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो हम अपनी तैयारी को बहुत स्पीड से लेकर चलेंगे और अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जो तैयारी है वो डिस्टर्ब हो। तो अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं, उत्तराखंड के मित्रों के लिए वैकेंसी प्रॉपर आ चुकी है। ईएलटी वाले मित्रों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। हमारा बैच 1199 का जो उत्तराखंड के मित्र देख रहे हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। मैं वादा करता हूं आप बिल्कुल सफल होंगे। और जो अन्य बैच है वो हमारा 799 का एक बैच है, एक 1199 का, 1099 का है और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है वो 499 का है। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अभी तक हमारे 300 ऐसे मित्र हैं जो विभिन्न स्टेटों में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे मित्र लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। तो सबको शुभकामनाएं भावी भविष्य के लिए। चलो शुरू करते हैं प्रश्न। अधिक जानकारी कॉल मैसेज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस इज। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिएगा, इनमें जितने दिए हैं, ग्लूको, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो, सुक्रोज हो, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। इनमें मनुष्य में पाचन किस कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है? देखिए, ग्लूकोज जो हम लोग भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में आपने देखा होगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया हो या फिर आप ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ ग्लूकोज का होता है। स्टार्च भी क्या होता है, जैसे आलू वगैरह हम यूज करते हैं तो स्टार्च से फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज आराम से पचित हो जाता है, मगर सेल्यूलोज है जो मनुष्य इसको नहीं पचा पाता है। क्योंकि हमारे शरीर में वर्मीफार जो अपेंडिक्स है, जो हमारी अपेंडिक्स होती है, वर्मीफार अपेंडिक्स कहते हैं। जब आप आंत देखेंगे इस तरह का, ये ऐसे देखेंगे, ये ये ऐसे बड़ी आंत देखेंगे तो यहाँ एक इस तरह का घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे वर्मीफार अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये क्या था, हमारे पूर्वजों में विकसित थी, लेकिन हम लोगों में ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन यूज करते हैं वो पका कर यूज करते हैं, जबकि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं या घास खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खाते थे। तो इसकी वजह से उनमें ये डेवलप था और इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते थे जो सेल्यूलोज का पाचन करते थे। जानवरों में जो होता है ये डेवलप होती है, क्योंकि हम लोगों में, तो हम ऑप्शन करेंगे बी कि हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड। कहता मनुष्य में जो कोशिकाएं होती हैं उसके चारों ओर एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसे प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं या किससे घिरा रहता है? लिम्फ बोलता नहीं, ब्लड के द्वारा नहीं, प्लाज्मा नहीं, सीरम नहीं। चलिए इस पे हम चलते हैं, ये पॉइंट्स पे यहां देख लेते हैं। कहता ऑल ऑफ द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। विच इज द मेनली प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द एंड प्लाज्मा। तो अब हम यहाँ ऑप्शन क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेंगे नन ऑफ एबव। क्या करेंगे? नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following glands receive blood through the circle of Willis? कहता है इनमें वो कौन सी ग्रंथि है जो सर्कल ऑफ विलिस के द्वारा ब्लड को रक्त प्राप्त करती है, ब्लड को प्राप्त करती है। सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है, चलो हम देखते हैं। एक्चुअली में ये हमने 2 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, मगर कुछ टेक्निकल इशू था वॉइस की, तो उस टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसको पुनः फिर हमें शूट करना पड़ा।
तो अगर हम ब्रेन की मैपिंग देखें, अगर हम ब्रेन की मैपिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये आप देख रहे हैं ये ब्रेन है, और ये ब्रेन का जो ये वाला बेसल पार्ट होता है, सर्कल ऑफ विलिस के नाम से जानते हैं, और यहाँ आर्टरीज, ध्यान रखिएगा, आर्टरीज का जो जंक्शन होता है, ये क्या होता है, आर्टरीज का जंक्शन होता है सर्कल ऑफ विलिस। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सर्कल ऑफ विलिस इज एन इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ आर्टरीज। ये जो हमारे ब्रेन में आर्टरीज होती हैं, उनका एक जंक्शन होता है at the base of brain के बेस में। The structure encircles the middle area of brain including the stalk and the pituitary gland and other ये किसको ब्लड सप्लाई कर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस के भी नाम से जानते हैं। तो चलो ये तो आपने देख लिया कि सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन में पाया जाता है, आर्टरीज का जंक्शन होता है जिसे सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है, तो हमारा हाइपोफाइसिस सही होगा। क्या होगा, हाइपोफाइसिस सही होगा। थायराइड कहाँ पाया जाता है, तो आप सब जानते हैं थायराइड हमारे गले में ये यहाँ पाया जाता है। थायराइड में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। पैंक्रियाज आप सब जानते हैं, पैंक्रियाज इस वाले हिस्से में यहाँ पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है। जो हमारी किडनी होती है ये ऐसे यहाँ ऐसे करके पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। तो आप सब समझ रहे होंगे। तो हमारा यहाँ सही क्या होगा, हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, भूख का केंद्र बिंदु कहां व्यवस्थित होता है। अगर आप ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फॉर, इस तरह उनको 3 भागों में बांटा गया। किसको, ब्रेन को। तो पहला भाग दिया मेड्यूला। मेड्यूला का कार्य क्या है, तो हम आपको बता दें कि मेड्यूला हिंडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, हिंडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का हिंडेस्ट पार्ट है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर श्वसन पूछता तो हम किसको लगाते, मेड्यूला को। और 1 मिनट में लगभग 14 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं, 14 से 16 बार। तो ये जो कंट्रोल कर रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये प्राय कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला कंट्रोल करता है इसको। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपो जो थैलेमस है, ध्यान रखिएगा, ये किसका केंद्र है, इससे भूख, तो ऑप्शन बी सही होगा। और प्यास, प्रेम, घृणा, ध्यान रखिएगा, स्वप्न, जो रात को आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न, ताप आदि का केंद्र हमारा हाइपोथैलेमस है। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम क्या है, ब्रेन का जो हम सोचते हैं, ध्यान रखना, जो सोचते हैं और क्या करते हैं, थिंकिंग और रीजनिंग, रीजनिंग जो कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा, मेमोरी याद रखते हैं, वो सब इससे। सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम का कार्य है बॉडी को बैलेंस करना, बैलेंस करना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि जो शराब जब पी जाती तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो सेरेबेलम होता है। क्या होता है, सेरेबेलम। हम सही से सही पोजीशन में खड़े होकर अगर चल पाते हैं तो वो किसके कारण चल पाते हैं, तो हम सही तरीके से अगर खड़े होकर चल पाते हैं तो वो सेरेबेलम से। अगर पूछ दे कि आप सोचते किससे, अगर सबसे शार्पनेस जो ब्रेन की होती है, कितना ब्रेन शार्प है, कितने आप सोच सकते हैं, कितने आप रीजनिंग या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हमारा सेरेब्रम होता है। हाइपोथैलेमस, जितने भी ये वाली समस्या, ये हाइपोथैलेमस। मेडुला, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो समझ गए होंगे। तो हाइपोथैलेमस है, हंगर सेंटर पूछा है, भूख का केंद्र कौन है, तो हमारा हाइपोथैलेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सिलरेट द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज कर देता है। देखिए 2 प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है ये कब काम करता है, जब आप समस्या में होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, किस पे होते हैं, समस्या में।
मान लेते हैं कोई एकदम आपके सामने शेर आ जाए, या आप कहीं एकदम झगड़ा हो जाए, कहीं आप बुरे स्थिति में फंस जाए, आपका हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है, आपको अगर टॉयलेट आ रही होगी तो टॉयलेट नहीं कहते हैं, मैं टॉयलेट करने जा रहा था, वहां मतलब सांप देख लिया, या चोरों को देख लिया, डाकू को देख लिया, तो टॉयलेट जैसे चली गई, मतलब आई ही नहीं, लेटिंग गए, आई ही नहीं। तो ये जो होता है, ये सिंपैथेटिक नर्व करता है। ये उस समय होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी गंभीर समस्या में होते हैं। तो ये किसके कारण होता है, मतलब हृदय अनुकंपित उत्तेजना में किसके किसके कारण हृदय की धड़कन तेज करता है, तो किसके कारण होता है, तो ये होता है रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन के श्रावण से। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम। यूरिया जो प्रोड्यूस होती है वो किस एंजाइम के द्वारा होती है। तो देखिए एक साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल, ध्यान रखिएगा। एक पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूरिया का निर्माण किससे होता है, तो ऑर्निथिन साइकिल से होता है। किससे होता है, ऑर्निथिन साइकिल से होता है। ऑर्निथिन साइकिल पाई कहां जाती है, तो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। चलो इसका चित्र हमने लगाया था जिससे आपको बेहतर समझा सकें। ये है, देखिए यूरिया साइकिल, जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने आपको अपडेट करा रखा है। ऑर्निथिन साइकिल, इसे हम ऑर्निथिन साइकिल को यूरिया साइकिल के भी नाम से जानते हैं। ये पाई कहां जाती है, तो लीवर के, ये लीवर है और लीवर के माइटोकाइंड्रिया में यह साइकिल संपन्न होती है। इसमें एंजाइम कौन काम करता है, तो आर्जिनेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है, आर्जिनेज एंजाइम काम करता है। देखिए ये यूरिया बन रही है, आर्जिनिन से, आर्जिनेज एंजाइम से ऑर्निथिन बनती है, और इसी बीच में यहाँ पानी मिलता है और यूरिया बन जाती है, और ब्लड स्ट्रीम में आता है, जहाँ किडनी से फिल्टर होता है और यूरिया हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे, तो बहुत इसको समझाने की जरूरत नहीं फिर लंबा खींचेगा। तो हमारा कौन सा एंजाइम है, ऑर्जिनेज। कौन सा एंजाइम है, ऑर्जिनेज। तो हमारा एंजाइम है ऑर्जिनेज। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेनुलोसाइट। इनमें से ग्रेनुलोसाइट कौन नहीं है। तो देखिएगा, जब हम WBC की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, WBC की, तो अगर हम WBC की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, यानी श्वेत, हिंदी में बोलते हैं श्वेत, सॉरी ये वाली शायद सी बात, श्वेत और रुधिर कणिका, सॉरी श्वेत रुधिर कणिका। अब श्वेत रुधिर कणिका को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ध्यान रखिएगा, दो भागों में बांटा। ग्रेनुलोसाइट के तीन भाग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, इस्नोफिल्स होते हैं, पहले ध्यान रखिएगा, इस्नोफिल्स होते हैं ये, और कौन होता है, बेसोफिल्स होते हैं, और कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से पूछ देता सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो इस्नोफिल्स जो पाए जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा रुको, थोड़ा सा यहाँ लिख लें, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलो ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को तीन भागों में बांटा गया है, मोफिल और बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। फिर ये कितने परसेंट पाई जाती है, 2 से 4%। ये कितनी पाई जाती है, 1 से 2%। ये कितनी पाई जाती हैं, ये 65 से 70% पाई जाती है। ये इनका परसेंट है। एक ग्रेनुलोसाइट में कौन आता है, लिम्फोसाइट, और कौन आता है,
और आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो पाई जाती है 20 से 30% पाई जाती है, और ये पाई जाती है 5 से 10%। ये तो देखिए ग्रेनुलोसाइट में स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये दिया है। तो चलो बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट है, और कहता नॉट ए ग्रेनुलोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट नहीं है। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब ये आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। आप किसी भी समस्या, किसी भी जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? इनमें से वो कौन है? ये जो 4-5 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है जो सबसे शीघ्रता के साथ, क्या होता है, सबसे शीघ्रता के साथ हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ सबसे शीघ्रता से जुड़ जाता है? कहता है ऑक्सीजन, या फिर कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या नाइट्रिक ऑक्साइड। इनमें से कौन? तो हम आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह ब्लड में ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना शीघ्रता से, शीघ्रता से क्या करता है? जुड़ता है 200 गुना शीघ्रता से। ये इतनी शीघ्रता से जुड़ता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सर्दियों में बंद कमरे में, ध्यान रखिएगा, बंद कमरे में रूम हीटर, या फिर आपको अंगीठी या आप अग्नि को प्रज्वलित करके ना रखें। आप हीट मोड पर एसी को भी ना रखें, क्योंकि ये उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और आपको पता ही नहीं चलता है। ये इतनी शीघ्रता से आपके साथ हीमोग्लोबिन में मिक्स होती है कि पता ही नहीं चलता है। और व्यक्ति, पता लगा आप सर्दियों में पढ़ते होंगे पेपर में कि पूरे के पूरे पेपर पति पत्नी बच्चे सोए और सुबह अंगीठी कमरे में रख के सोए, और सुबह जब जगे तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये इतनी साइलेंट किलिंग होती, किसी को पता ही नहीं चलता, व्यक्ति सोता रहता है, सोते सोते चला जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे खतरनाक है और सबसे तीव्रता के साथ हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है। तो हम 8 में क्या सही करें? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडीज? कहता निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं? कहता सारी ल्यूकोसाइट, सारी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इनमें से एंटीबॉडीज का मतलब बनाती हैं, और वो कौन बनाती है? तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट है इनका मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडी को बनाना। किसको? एंटीबॉडीज को बनाना। यस, एंटीबॉडीज को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूमरेज इंजाइम कन्वर्ट्स। फ्यूमरेज इंजाइम रूपांतरित करता है। फ्यूमरेज इंजाइम किसको रूपांतरित करता है? तो चलो फ्यूमरेज इंजाइम पे हमने एक रखा था, ये हमारा आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द इंजाइम फ्यूमरेज कैटालाइज इज कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू माइलेट। ये फ्यूमरेट है, ध्यान रखिएगा, इसमें H2O काम करता है और ये जो फ्यूमरेट है ये माइलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमारा इंजाइम काम करता है, फ्यूमरेज काम करता है और ये फ्यूमरेट को माइलेट में कन्वर्ट करता है। किसको? फ्यूमरेट को माइलेट में कन्वर्ट करता है। तो देखें यहाँ कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है, मैलिक अम्ल में, फ्यूमेरिक अम्ल को मैलिक अम्ल में, फ्यूमेरिक अम्ल को सिट्रिक अम्ल में, मैलेइक अम्ल में, मैलिक अम्ल में। तो कंफ्यूज कर दिए, मैलिक मैलिक, देख लेते हैं, मैलेट में कन्वर्ट करता है। चलो, तो ये क्या करता है? तो 10th में हमारा बी सही होगा, फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटल फार्मूला इन एडोलसेंट गर्ल ऑफ एज बिलो 17 साल से कम किशोरावस्था में बालिका का दंत सूत्र क्या होगा?
तो क्या होगा? तो देखिए 21 और जो 23 है ये एडल्ट का है। किसका है? एडल्ट का। पूर्ण रूप से जो यंग है उसका है। चलिए, तो अब इसमें क्या है? यंग का है। इसमें क्या है आप सब जानते हैं? प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं भूल रहा है मैं। और इनका फार्मूला था इंसाइजर, ऐसा यहाँ लिखे इंसाइजर और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब सही है 21 23 बटे 21, 23 गुणा 2, 3 2 5 6 7 8 और दूनी 16, यानी ऊपर के जबले में 16 और नीचे के जबले में टोटल 32 दांत। ये होता है ना। मगर यहाँ 17 साल की लड़की की बात करें तो अक्ल दाढ़ें जो होती हैं, ध्यान रखना, जो हम लोगों की अक्ल दाढ़ें होती हैं वो लगभग 20-25 साल के बाद ही निकलती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा हो जाएगा एक एक दांत, ये जो मोलर वाला है वो कम रहेगा, तो 21-22 और 21-22 रहेगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये रहेगा ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। 11 का हम सही क्या करेंगे? तो 11 का डी सही करेंगे। क्योंकि जो अक्ल दाढ़ होती है, विजडम टीथ बोलते हैं, जो ये यहाँ निकलती हैं लास्ट में, वो आप सब जानते हैं। चूंकि जो हमें लगता है पीजीटी दे रहे होंगे, तो जो अभी अभी एमएससी किए होंगे 21-21 साल में, तो हो सकता है उनके अभी ना निकली हो। बिल्कुल रिसेंट में एमएससी करके रखा हूँ, मगर जो हमारे मित्र हैं लंबे समय से लगे हुए हैं, उनके सबकी अक्लदार निकल चुकी होती है। अक्लदार क्यों कहा जाता है? ये भी इसलिए कहा जाता है कि उस उम्र तक बुद्धि जो होती है खुल जाती है। बुद्धि खुलने का मतलब है समझदारी आ जाती है। अच्छा चलो, ये तो मजाक चल रहा था। पैंक्रियास सिक्रीट, पैंक्रियास किसको सिक्रीट करता है? देखिए पैंक्रियास जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन पूछता है इनमें मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? पैंक्रियास है। ये इंडोक्राइन भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इससे इंजाइम भी निकलते हैं और इससे हार्मोन भी निकलते हैं। यही तो होता है। तो इनसे हार्मोन कौन सा निकलता है? तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? सोमैटो। देखिएगा 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, गामा और एक होता है ये डेल्टा। ये अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। बीटा से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इससे जो है सोमैटोस्टैटिन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। तो हमारा क्या सही होगा? सी। क्या सही होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वो थोड़ा सा गामा नहीं होता है, यही होता है डेल्टा। ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वो हम जो अल्फा और बीटा और डेल्टा, इससे इंसुलिन निकलता है, ध्यान रखिएगा। वो झोंक में बोल गए। बीटा से सॉरी, अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से निकलता है इंसुलिन और इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन। इसीलिए मैं कंफ्यूज था, इसीलिए मुझे लगा ये कहां से आ गया, इससे क्या निकलता है। मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि इससे क्या निकलता है। तब याद आया कि ये तो होता ही नहीं है, 3 ही सेल तो होती है, अल्फा बीटा और डेल्टा। ठीक है, वो हमें केमिस्ट्री में पहुंच गए थे। अल्फा रेज, बीटा रेज, रदरफोर्ड वाला जो है केमिस्ट्री वाला, तो दिमाग वहां रटा रहता है ना। अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, इसीलिए वो अल्फा बीटा गामा जबरदस्ती आ गया। और वो जब आ गया तो मैं काफी सोच में पड़ा कि मुझे अल्फा याद है, बीटा याद है, अभी गामा कहाँ से आ गया, गामा से कौन सा हार्मोन निकलने लगा। तो वो गामा होता ही नहीं है और वो डेल्टा होता है, तो सोमैटोस्टैटिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, जंतु प्राय ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न में के रूप में संग्रहित करते हैं। किन के रूप में संग्रहित करते हैं? तो बताइएगा किसके रूप में संग्रहित करते हैं।
तो आप सब जानते हैं कि ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। प्राय जंतु ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न रूप में संग्रहित करते हैं। तत्वों को निम्न के रूप में तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। यहाँ ग्लाइकोजन दिया नहीं तो नन ऑफ एबव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक द एंजाइम। कहता है जब एडल्ट होता है, जब यंग हो जाते हैं, तो उनमें कौन सा एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा जब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, तो बेबी में वो क्या करता है, मदर मिल्क फीड करता है। क्या करता है, मदर का जो मिल्क है वो फीड करता है, तो उसमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चाय ले लूं तब मैं बात करता हूं, मजा नहीं आ रहा बिना चाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वाज। जो क्रो-मैग्नन मानव थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? तो एक हम आपको बता दें, क्रो-मैग्नन जो मानव थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, और यहाँ सबसे ज्यादा 1600 दिया है, तो यही सही है। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 1600 सीसी थी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। कितनी थी? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, who published the book origin of species by natural selection। ये origin of species by the natural selection जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, उसको किसने किया था? तो आप सब जानते हैं कि origin of species जो थी, देखिए origin of life जो थी वो ओपेरिन ने की थी, मगर जो origin of species थी वो डार्विन ने इसको पब्लिश की थी। किसने की थी? डार्विन ने। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड। प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है, या स्पीसीज जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्राय किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये प्राय रिप्रेजेंट करता है माइक्रो इवोल्यूशन को, या सूक्ष्म विकास को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टैनली मिलर हिज एक्सपेरिमेंट 1953 में टू द सिंथेसाइज अमीनो एसिड यूज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन्होंने कहा कि जो स्टैनले और मिलर ने था वो अपना प्रयोग किया था, और आपने देखा था कि जब आप ओपेरिन पढ़ते हैं तो स्टैनले और मिलर का ये वाला आप जरूर पढ़ते होंगे, यूरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वहां यूज क्या किया था, तो उन्होंने मीथेन यूज किया था, अमोनिया यूज किया था, हाइड्रोजन यूज किया था और वाटर वेपर, इन चारों गैसेस को यूज किया था, और एक बड़े से स्पार किया था कई हजार वोल्टेज के माध्यम से। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ जो एकत्रित हुआ है तो उसमें मतलब सिंपल प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण हुआ है। तो ये यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो उन्होंने क्या लिया था? तो उन्होंने मीथेन लिया था, और क्या लिया था? अमोनिया लिया था, और क्या लिया था? तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था। ये वाला सही है। क्या क्या लिया था? मीथेन लिया था, मीथेन, अमोनिया, और क्या लिया था? हाइड्रोजन वेपर लिया था, और वाटर वेपर, पानी। तो यहां उन्होंने 3 दिया हुआ है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अगर वाटर वेपर भी होता तो भी सही था। ठीक है, इनमें देखिएगा मीथेन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, मगर यहाँ नाइट्रोजन जो कि यूज नहीं किया तो गलत हो गया। यहाँ ऑक्सीजन दिया है तो ये वाला गलत हो गया। फिर यहाँ नाइट्रोजन दिया है तो ये वाला गलत हो गया। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटाविज्म इन मैन मीन्स। एटाविज्म क्या होता है? पूर्वजतता क्या होता है? पूर्वजता का मतलब होता है कि कुछ लक्षण जो हमारे पूर्वजों में डेवलप थे वो अनायास कई पीढ़ियों के बाद हम में या हमारी संतानों में एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें पूर्वजता के नाम से जानते हैं। जैसे मल्टीपल निपल्स का पाया जाना, बहुत सारे जनरली जो फीमेल्स होती है उनमें भी 2 निपल्स पाए जाते हैं, मेल में भी 2 निपल्स पाए जाते हैं, मगर कभी कभी कुछ बच्चों में ये देखा गया कि 1 से अधिक निपल्स का पाया जाना पुर्जता कहलाता है। या टेल का पाया जाना, बच्चा जन्म लेता है, पता लगा जो टेल बोन्स होती है वो भी पाई जा रही है,
तो ये पूर्वजता कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कहता है नए लक्षणों का प्रकटन नहीं, कहता कुछ पहले से मौजूद लक्षणों का नुकसान नहीं, पैतृक लक्षणों का प्रकटन तो बिल्कुल। एपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो हमारे पूर्वजों में लक्षण थे मगर हम में नहीं है, मगर कभी कभी अनायास क्या होता है, नए बच्चों में जो नई बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो कि वो लक्षण होते नहीं है मगर अनायास आ जाते हैं उनको। एपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। तो 19 का हमने ऑप्शन क्या सही किया? सी। विच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ मैन, इनमें से अवशेषी अंग मनुष्य का कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, कहता है निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफार अपेंडिक्स अभी हमने बताया था, ये तो है। कॉक्सिस, एपिग्लॉटिस, तो इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो हमारा जो एपिग्लॉटिस है ये हमारा क्या है, घंटी ढक्कन जो है ये प्राय नहीं है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 21 नंबर पे चलते हैं। ए स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। देखिएगा, हमने बताया था आपको फार्मूला, जब हमारी थ्योरी क्लास आई थी टैक्सोनॉमी की, पहली एक थ्योरी क्लास हमने यूट्यूब पर डाली थी, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले। वहां हमने बताया था कि एलोपैथिक और सिंपैथिक, ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है, एलोपैथिक और सिंपैथिक। हमने कहा था सिम माने होता है समान जियोग्राफिकल एरिया पाना, और असमान में तो एलोपैथिक। तो वही कह रहा है डिफरेंट जियोग्राफिकल, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाना, तो उसे हम एलोपैथिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। और जो समान में पाया जाए तो सिंपैथिक। सिबलिंग ऐसी जातियां जो दिखने में तो समान होती हैं मगर आपस में जनन नहीं कर पाती, उन्हें सिबलिंग स्पीसीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, बहुगुणितता पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित किया जाता है। बहुगुणितता किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से तो कोल्सीन है जिसके माध्यम से किया जाता है। ये क्या करता है? मेटाफेस में, मेटाफेस स्टेज में जब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं अलग अलग पोल की तरफ खींचते हैं, उनको ये बाइंड कर देता है, तो वो अलग अलग पोल में ना खींचकर और वो सारे गुणसूत्र एक ही जगह हो जाते हैं, जिससे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉलीप्लॉइड्स हो जाता है। तो ये क्या है? पॉलीसिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके साथ बने रहें, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।